हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। क्या डॉक्टर अंबेडकर की हत्या हुई? आरोपी कौन है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से। 14 अप्रैल 1891 के दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है। 1906 में जब उनकी उम्र 15 साल थी तो 9 साल की रामाबाई से उनकी शादी करवा दी जाती है। आने वाले समय में रामाबाई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और 1935 में वो अपना देह त्याग देती। साथ में ही भीमराव अंबेडकर को भी हेल्थ इश्यूज थे। उनको आई साइट की प्रॉब्लम थी, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, उनको न्यूरोपैथिक पेन की प्रॉब्लम थी। मतलब इनके लेग्स में बहुत ज्यादा पेन हुआ करता था, चलने में दिक्कत होती। तो उनके एक मित्र थे जाधव। उनके राय के अनुसार अंबेडकर बंबई में डॉक्टर मावलंकर के एक क्लिनिक में इलाज कराने गए थे। इसी क्लिनिक में मिस डॉक्टर शारदा कबीर कार्यरत थी। भीमराव अंबेडकर से मिलती हैं, उनकी बड़े मन से बड़े लगन से उनकी देखभाल करती। वहीं बाबा साहेब को यह भी पता चला कि डॉक्टर साहिबा उनकी साहित्यिक कृतियों की भी प्रशंसक हैं। डॉक्टर मावलंकर ने बाबा साहेब को यह भरोसा दिलाया कि अगर वह किसी डॉक्टर से विवाह कर लें तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और इसके फलस्वरूप 1948 15 अप्रैल के दिन जब बाबा साहेब की एज थी 57 और शारदा कबीर एके सविता अंबेडकर की एज थी 39, ये कोर्ट मैरिज करते हैं। तो कोर्ट मैरिज के बाद बाबा साहेब शारदा कबीर का नाम चेंज करके रख देते हैं सविता अंबेडकर। 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर में एक पब्लिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें बाबा साहेब अपनी वाइफ श्रीमती सविता अंबेडकर के साथ हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं। यह है सविता अंबेडकर और इनके हाथ में है भगवान बुद्ध की मूर्ति। इनके साथ लगभग 3,65,70,000 लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उसके 2 महीने बाद 6 दिसंबर एक्चुअली 5-6 दिसंबर की रात को 1956 में ही दिल्ली के अपने सरकारी आवास में बाबा साहेब अपना देह त्याग देते हैं। यहां से शुरू होती है एक डेथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और आरोपी कोई और नहीं, उनकी सेकंड वाइफ सविता अंबेडकर थी। 2 सवाल यहां पे खड़े होते हैं। पहला ये कि अचानक मृत्यु कैसे हो गई? जो उनको मानने वाले थे, जो उनके करीबी थे, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि अचानक उनकी मृत्यु हो सकती है। कोई कारण उनको दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा सवाल था जो हम सबको ये जानना है कि डॉक्टर सविता अंबेडकर पर ही आरोप क्यों लगाए गए। तो पहले सवाल का जवाब मिलता है कि उनके लास्ट 5 डेज को हम देखते हैं कि उनकी एक्टिविटी किस प्रकार की थी। तो अगर हम 1 दिसंबर 1956 की बात करें तो बाबा साहेब आर्ट गैलरी देखने गए थे। अगले दिन 2 दिसंबर को उन्होंने अशोक विहार के एक समारोह में भाग लिया। इसके बाद वे दिन में अनेक लोगों से मिलते रहे और रात को 10:30 बजे सो जाते हैं। 3 दिसंबर को उन्होंने सविता जी, उनके पिता और डॉक्टर मावलंकर के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। यह फोटो सविता जी के भाई ने खींची थी। उसी रात वे अपने बीमार माली को देखने भी गए और उन्होंने बुद्ध और कार्ल मार्क्स का अंतिम अध्याय लिखा। 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा में पहुंचकर एक जोरदार बहस में भी भाग लिया। 5 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे डॉक्टर सविता अपने अतिथि डॉक्टर मावलंकर के साथ शॉपिंग के लिए गईं। जब शाम को सविता जी डॉक्टर मावलंकर के साथ वापस आईं तो बाबा साहेब बहुत ही क्रोधित हुए। यह भी कहा जाता है कि बाबा साहब ने तलाक लेने का मन भी बना लिया था। 5 दिसंबर रात की अगर बात करें तो ये हैं उनके बाबा साहेब की बहुत ही करीबी नानक चंद रत्तू, जो लगभग 16 वर्षों तक बाबा साहब के साथ रहे और लगभग 6 वर्षों तक उनके पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भी कार्यरत थे। ये लिखते हैं कि 5 दिसंबर की उस दुखद रात को जब करीब 12 बजे मैंने उनसे अपने घर जाने की अनुमति ली तो मुझे उनके स्वास्थ्य में कुछ भी असामान्य नहीं लगा था। उस समय मैं बहुत ही चिंतित था क्योंकि मैं उनकी व्यक्तिगत परेशानियों और मानसिक उलझनों को अच्छी तरह समझता था। इसलिए जब मैंने विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि मैं रात को यहीं रुक जाऊं तो उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी आ जाना। कल सुबह एक्चुअली बाबा साहेब को कुछ लेटर्स और कुछ लिटरेरी वर्क्स है जिनको कहीं पे पोस्ट करवाना था, तो इसलिए सुबह जल्दी बुलाया था।
तो 5 दिसंबर की रात को 12 बजे तक तो नानक चंद रत्तू बाबा साहब के साथ ही थे और उनके अकॉर्डिंग उन ऐसा कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी जिनसे उन उस समय मृत्यु हो जाए। सो अगला सवाल ये आता है, मिसेस अंबेडकर के ऊपर आरोप क्यों लगाया गया? स्टार्ट करते हैं उनके शादी के टाइम से। जब डॉक्टर शारदा कबीर डॉक्टर मौलंकर के क्लिनिक में कार्यरत थी, ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहेब की लगन से देखभाल करना एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा था। और जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, वो इस बात पे भी जोर देते हैं कि ये तो एक सारस्वत ब्राह्मण थी। बाबा साहब के लिए खाना होटल से आता था, लेकिन मौलंकर साहब ये बताते थे कि ये डॉक्टर साहिबा के हाथ का बना हुआ खाना है। डॉक्टर सविता से बाबा साहब की शादी करवाने की बात भी डॉक्टर मौलंकर की पूरी योजना मानी जाती है। और कोर्ट मैरिज के बाद जैसे मैंने बताया कि शारदा कबीर का नाम चेंज करके सविता अंबेडकर कर दिया जाता है। एक व्यक्ति हैं सोहनलाल शास्त्री, ये संस्कृत के विद्वान थे, जो विधि मंत्री जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं के सरकारी आवास एक होल्डिंग एवेन्यू नई दिल्ली के प्रांगण के बाह्य गृह में रहते थे। मतलब जो बाउंड्री थी इनके सरकारी आवास या सरकारी कोठी की, उसी के अंदर एक घर बना हुआ था, उसी में सोहनलाल शास्त्री जी रहते थे और इनके बहुत ही करीबी थे। तो ये 1975 में एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष। इस बुक में इन्होंने ये बताया कि जब लोगों को पता चला कि बाबा साहेब डॉक्टर शारदा कबीर से शादी करना चाहते हैं, तब बहुत सारे लेटर्स इनके पास आए। उन लेटर्स में से एक लेटर था प्रोफेसर केसर पीवी कांदे जी का, जिनको बाद में भारत रत्न भी मिला। वो लेटर लिख के राय देते हैं बाबा साहेब को कि जिस स्त्री से तुम विवाह करने जा रहे हो वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इससे अच्छा तो यह होगा कि तुम किसी वेश्या से विवाह कर लो और उसका सामाजिक कल्याण हो जाए। इसके आगे लिखते हैं, इस स्त्री से विवाह करने पर तुम्हारी ख्याति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये महानुभाव जो प्रोफेसर हैं, ये पूर्व शिक्षक भी रह चुके थे बाबा साहेब के। मतलब यहाँ पर उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाई जाती है कि लेडी जिससे आप शादी करना चाहते हैं उनके बारे में लोगों के विचार सही नहीं है, आप उनसे दूर रहिए, शादी मत करिए। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुए जीवन लाल कपूर, उस समय ये पंजाब हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ये अक्सर अपनी वाइफ के साथ बाबा साहब से मिलने जाते थे, बहुत ही करीबी थे। तो एक बार मिसेस अंबेडकर का और मिसेस कपूर की एक झड़प हो गई। तो घमंड में आकर मिसेस अंबेडकर ने बोला, तुम जानती हो मैं भारत सरकार के विधि मंत्री की पत्नी हूँ, कोई साधारण औरत। और खुद जीवनलाल कपूर जी का उनका मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर को क्रूर धोखा दिया गया है और उन्हें लूट लिया गया है। उनके स्तर और विराट व्यक्तित्व को देखते हुए यह महिला किसी भी सूरत में उनके जोड़ की नहीं है। नानक चंद रत्तू जो उनके साथ रहते थे, जो उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, उनके अनुसार सोहनलाल शास्त्री जी की जो निकटता थी और उनका जो रोज मिलना था बाबा साहेब से, वो मिसेस अंबेडकर यानी सविता अंबेडकर को पसंद नहीं था। वो अक्सर बाबा साहेब को उनकी गलतियां बताती रहती थी और उनके मन में जहर भरती सोहनलाल शास्त्री के खिलाफ। उनकी योजना थी कि जिस घर में शास्त्री जी रहते उसे खाली करवा लिया जाए, परंतु बाबा साहेब इस बात से गुस्सा होकर एक दिन डांट लगा दी। उन्होंने कहा, तुम आज इस कोठी की मालकिन बन गई हो और शास्त्री का आवास खाली कराना चाहती हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि पिछले कई वर्षों से शास्त्री जी ने मेरी महत्वपूर्ण सेवा की है, जबकि तुमने कोई सेवा नहीं की है। सुन लो, शास्त्री जी कभी घर खाली नहीं करेंगे, वे वहीं रहेंगे। इसके बाद बाबा साहब ने गुस्से में और कुछ बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं कार्यालय संसद भवन चला जाता हूं तो उसके बाद तुम सारी दोपहर कार में बैठकर घूमती हो और ब्राह्मण अधिकारियों तथा मंत्रियों के घर जाकर उनसे मिलती हो। तुम यहाँ कुंभ का मेला देखने आई हो या मेरी सेवा करने? तुमने वादा किया था कि मेरी पुस्तकों की झाड़ पोंछकर उन्हें मेरी मेज पर सजाओगी। तुमने यह भी वादा किया था कि तुम मेरी अच्छी तरह देखभाल करोगी और मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखोगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हें घूमने से ही फुर्सत नहीं है। क्या मैंने शादी से पहले यह बात बिल्कुल साफ नहीं कर दी थी कि मेरे अंदर रत्ती भर काम वासना शेष नहीं है?
और वह पूरी तरह मृत हो चुकी है। तुम्हें ना तो कुछ पढ़ने लिखने का शौक है और ना ही तुम्हारे पास मेरी देखभाल का समय है। तुम यहाँ केवल मौज मस्ती और आनंद उड़ाने के लिए आई हो। मैंने तुम्हें पिछले 1 साल में अच्छी तरह समझ लिया। उन धूर्तों ने मुझे धोखा दे दिया कि तुम मेरी देखभाल और सेवा करोगे। ये वर्ड्स थे बाबा साहेब, और ये वर्ड्स लिखते हैं नानक चंद रत्तू। नानक चंद रत्तू आगे भी लिखते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर मावलंकर और बाबा साहेब की पत्नी श्रीमती सविता अंबेडकर के बड़े बड़े दावों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी आंखों में बेचैनी झलकती थी और कभी कभी वो इतने दुखी होते थे कि वो रो भी पड़ते थे। वे अक्सर उन शांतिपूर्ण दिनों को याद करते थे जो उन्होंने अपनी पत्नी रामाबाई की मृत्यु के बाद करीब 15 वर्षों तक अपनी किताबों के साथ बिताए थे। उस समय ये किताबें ही उनकी सच्ची साथी और मित्र बन गई थी। एक प्रॉब्लम और है, डॉक्टर सविता अंबेडकर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि डॉक्टर मावलंकर के अलावा कोई और दूसरा डॉक्टर, कहीं का भी डॉक्टर हो, इस देश का हो दूसरे देश का हो, आके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इलाज करे। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कहीं का भी डॉक्टर हो, डॉक्टर सविता अंबेडकर को ये नामंजूर था। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। जब एक फ्रांस की एक डॉक्टर आती हैं, मैडम एफ बास्टियन, अंबेडकर के परीक्षण और इलाज के लिए भारत आई। डॉक्टर अंबेडकर से मिलती हैं और उन्हें बताती हैं कि जो आपके पैरों में ये दिक्कत है उसको मैं कॉस्मिक रेज के थ्रू ठीक कर दूंगी। मैं ना तो कोई इंजेक्शन दूंगी, ना कोई दवा, ना तो कोई ऑपरेशन की जरूरत है। बाबा साहब ये सुन के बहुत खुश हुए। वो इतने खुश थे कि उन्होंने बोल दिया कि अब फिर देरी किस बात की, समय व्यर्थ ना करें, अगले दिन से ही इलाज शुरू कर दिया जाए। परंतु अगले दिन जब डॉक्टर उनके आवास इलाज करने के लिए पहुंची तो सविता जी के द्वारा डॉक्टर बास्टियन को आवास परिसर में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। उनसे कहा गया कि वहां से चले जाओ और फिर कभी अपना चेहरा दोबारा ना दिखाएं। इन टिप्पणियों से मैडम बास्टियन बहुत आहत हुई। वह इस महिला द्वारा किए जा रहे इस नाटक के पीछे छिपे किसी भी तर्क को समझ नहीं पा रही थी। ऐसी सिचुएशंस को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही ज्यादा निराश थे। वो टूट चुके थे और उन्हें अपनी बीमारियों से ठीक होने की कोई आशा नहीं रह गई थी। इसलिए कभी कभी वो गुस्से में भरकर अपनी पत्नी पर चीखते भी थे, जब तुम्हारे डॉक्टर पिछले 8 वर्षों से मुझे ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो तुम दूसरों को मेरा इलाज क्यों नहीं करने देती हो। इसके बाद वो गुस्से में ना तो खाना खाते थे और ना ही दवा लेते थे। इन कृत्यों की वजह से जो डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स, जो उनके करीबी थे, जो उनके दोस्त थे, उनके मन में शंका जन्म ले रही थी कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के कल्याण में कोई रुचि नहीं है और एक तरह से उन्हें अपने कैदी की तरह बिस्तर पर ही पड़े रहने देना चाहती हैं। इस तरह वह डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की आलोचना और संदेहों का निशाना बने। एक एपिसोड है बुक से रिलेटेड। अपने अंतिम समय में बाबा साहब एक बुक पर काम कर रहे थे जिसका नाम था भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब के प्राकथन और परिचय में बाबा साहब लिखते हैं, जब मैंने पुस्तक की संरचना का कार्य हाथ में लिया तब मैं बीमार था और अभी भी हूं। इन 5 वर्षों में मेरी सेहत में अनेक उतार चढ़ाव हुए। कुछ अवसरों पर तो मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर मुझे बुझता हुआ चिराग कह रहे थे। इस बुझते चिराग को सफलतापूर्वक पुनः प्रज्वलित करने का श्रेय किसी और को वो नहीं देते, अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ सविता अंबेडकर और उनके चिकित्सक डॉक्टर मावलंकर को देते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बट जब सारे ड्रॉप पब्लिशर के पास चले जाते हैं, ये प्राकथन और परिचय बचा हुआ था। इनको बताया गया कि आप 8.5 महीने से इसको आपने देखा नहीं है। उनका जवाब था कि हाँ, हमें यह करना है, या पहले से ही मेरे मन मस्तिष्क में है। रत्तू साहब लिखते हैं कि जब इसके बारे में उनको बताया गया तो उनके भाव भंगिमा ऐसी थी कि मानो वो शायद चाहते थे कि इसको बदल दिया जाए। तो जो इनके फॉलोअर्स हैं, इनको जो मानने वाले हैं, तो वो कुछ ऐसे तथ्य रखते हैं जो षड्यंत्र का संदेह पैदा करते हैं। जैसे बाबा साहेब की मृत्यु के कुछ दिन पहले से ही किसी को बाबा साहेब के मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके लिए उनकी खराब सेहत या बुक लिखने में व्यस्त हैं,
जैसे विश्वास करने योग्य कारण बता दिए जाते थे। 6 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक बाबा साहेब की मृत्यु की सूचना उनके ना तो करीबी मित्रों के पास गई, ना ही ऐसे लोगों के पास जिनसे वो जुड़े थे। इवन उनके इकलौते पुत्र यशवंतराव अंबेडकर को भी सूचना नहीं मिली। यशवंतराव अंबेडकर सुबह नानक चंद रत्तू के साथ थे और दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाबा साहेब की मृत्यु हो चुकी। हालांकि सवाल यह भी हो सकता है कि श्रीमती सविता अंबेडकर उस समय शोक में थी, इसलिए किसी को नहीं बताई। परंतु इसके विपरीत एक गुप्त कॉल बुक करवाकर श्रीमती अंबेडकर मुंबई में इसकी सूचना देती हैं। यह सवाल यहीं पर खंडित हो जाता है। तीसरा, मृत्यु से केवल 2 माह पूर्व श्रीमती अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से बताया था कि बाबा साहब का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, अब उनको डायबिटीज के अलावा कोई रोग नहीं है, और उन्होंने विशेष रूप से यह भी बताया कि हृदय रोग तो बिल्कुल नहीं है। ये जो पॉइंट है ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोर्थ पॉइंट इज, पिछले 10 वर्षों से बाबा साहेब के पारिवारिक डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहे माधव जी मौलंकर 6 दिसंबर की सुबह जब उनकी मृत्यु होती है तो जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो रत्तू जी लिखते हैं कि ऐसा स्वांग रच रहे थे मानो उन पर दौरा पड़ा हो। वो बार बार कह रहे थे कि बाबा साहेब का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। बाद में पता चला कि ये जो गुप्त कॉल मुंबई के लिए बुक करवाई गई थी सविता अंबेडकर के द्वारा, वो गुप्त कॉल किसी और को नहीं है, इन्हीं डॉक्टर को उनकी मृत्यु के बारे में बताने के लिए किया गया था। जो दूसरा व्यक्ति था जिसको इनकी मृत्यु के बारे में पता था वो था इनका सेवक। सेवक को सुबह चाय लेकर जाने से रोका गया कि उनके कमरे में आप नहीं जा सकते। सेवक उनकी बात को ना मानते हुए चाय देने गया, तब वह दूसरा व्यक्ति था जिसको मृत्यु की जानकारी हुई। श्रीमती अंबेडकर शव को मुंबई न ले जाकर सारनाथ ले जाने को जोर देना। वो नहीं चाहती थी कि बाबा साहेब का जो शव है वो मुंबई जाए, जबकि उनके रिश्तेदार और श्रद्धांजलि देने वालों लोगों की अगर बात करें तो उसके लिए मुंबई सबसे सही जगह थी। वो चाहती थी कि शव को सारनाथ ले जाया जाए। 7 दिसंबर को सुबह 8 से 9 के बीच श्रीमती अंबेडकर दादा साहेब बी के गायकवाड़ और WM गोडबोले को अपने पिता के निवास पर ले गईं और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का सभापति और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ तथा बौद्ध संगठनों का अध्यक्ष बनाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। उस समय इन पदों पर डॉक्टर अंबेडकर आसीन थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्त्री ये सारी बातें कर रही हैं उस स्त्री के पति का शव अभी भी राजगृह में रखा हुआ था और लाखों लोग शोक में डूबे हुए थे और इनको पोजीशंस की पड़ी हुई थी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी ऐड किया जाता है कि इनके फॉलोअर्स का मानना यह था कि सवर्णों के राष्ट्रपिता गांधी ने अंबेडकर को हिंदू धर्म के लिए गंभीर चुनौती क्यों कहा था। इसका भी कुछ कारण हो सकता है इनके मृत्यु में। उन दिनों एक मराठी समाचार पत्र हुआ करता था जिसका नाम था ब्लिट्ज। उसमें एक ओपन लेटर लिखा जाता है षड्यंत्र, जिसमें षड्यंत्र और हत्या की बात की जाती है और श्रीमती अंबेडकर पर भी कुछ आरोप लगाए जाते हैं। ब्लिट्ज ने इसके जवाब के लिए श्रीमती अंबेडकर को बुलाया, पर उन्होंने ना कोई जवाब दिया ना ही कोई अखबार के खिलाफ कार्रवाई की। इससे बाबा साहेब को मानने वालों के मन में संदेह और पुष्ट हो गया। देखिए, यहां तक तो थी जो इनकी पर्सनल लाइफ के इर्द गिर्द जो चीजें चल रही थी, बट पॉलिटिकल सिनारियो उस समय के क्या थे। अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन प्रबुद्ध भारत के पार्टी ऑफिस में सभी नेताओं ने एक बैठक की। उसमें निर्णय लिया गया कि शव के जल जाने के बाद अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस केस को अगर पुलिस में दे भी देते हैं तो सिर्फ गवाहियों के आधार पर किसी को हत्यारा सिद्ध करना अब यदि असंभव नहीं भी है तो मुश्किल जरूर है। इसलिए सभी के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है जिसके जरिए एक अपील की गई कि सभी बाबा साहेब के द्वारा बताए गए सत्य के पथ पर चलें और सत्य का प्रचार करें। मीन्स अब शांत रहो, षड्यंत्र और हत्या की बातों पर मत उलझो। बट 16 दिसंबर 1956 को भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया गया। 25,000 से ज्यादा लोग थे।
इसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे, कुछ सांसद भी मौजूद थे। इस सभा में जोर दिया गया कि बाबा साहेब की मृत्यु प्राकृतिक तथा स्वाभाविक तो बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने सरकार से मांग की कि एक उच्च स्तरीय जांच की जाए जिससे सही में मृत्यु का कारण क्या है ये पता लगाया जा सके। इस संबंध में दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोहनलाल शास्त्री और बाबा साहेब के बेटे यशवंत अंबेडकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलते हैं और गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत से भी मिलते हैं और जांच कराने की मांग करते हैं। भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के डीआईजी एचसी सक्सेना को जांच के लिए नियुक्त कर दिया और 26 नवंबर 1957 के दिन लोकसभा में वल्लभ पंत जो होम मिनिस्टर थे वो लोकसभा को सूचित करते हुए बताते हैं कि जांच के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि बाबा साहेब की मृत्यु स्वाभाविक थी, कोई षड्यंत्र नहीं है, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। परंतु पूरी रिपोर्ट को सदन पर नहीं रखा जाता है। बाबा साहेब को मानने वाले जो सांसद थे वो मांग भी करते हैं, परंतु रिपोर्ट नहीं रखी जाती। कुछ सांसद जो बाबा साहेब को मानने वाले थे वो सेशन का बहिष्कार भी कर देते हैं। उसके बावजूद पूरी रिपोर्ट को संसद पर नहीं बताया जाता। कई सारे प्रयासों के बाद जब संसद पर नहीं जाती है तो आंदोलन शुरू हो जाते हैं। आंदोलन के बाद कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग पार्ट्स को बताया जाता है, जिसमें ये बताया गया होम मिनिस्टर वल्लभ पंत के द्वारा कि 1953 और 1954 में 2 बार हार्ट अटैक आ चुके थे बाबा साहेब को पहले ही, और इनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था। जो डॉक्टर्स इनका स्वास्थ्य परीक्षण पहले किए थे उनके अकॉर्डिंग ये था कि उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी और जिसके चलते हार्ट अटैक आना स्वाभाविक था, मीन्स कोई भी षड्यंत्र नहीं था। परंतु जो इनको मानने वाले हैं, जो इनको करीब से जानने वाले हैं, वो सवाल खड़े करते। उनको ऐसी किसी भी परीक्षण के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये परीक्षण कब हुआ, कौन से डॉक्टर ने किया, कहाँ किया और कौन सी दवाइयां दी, किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। परंतु आज भी ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी मृत्यु का कारण स्वाभाविक था। क्या डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई? इस बुक के संपादक हैं एस गौतम। इसका पेज नंबर 31 और 32 मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद श्रीमती सविता उस बंगले में 31 अगस्त 1967 तक रहीं। 10 वर्षों की इस दीर्घकालीन अवधि में उन्होंने खूब भोग विलास किया, आमोद प्रमोद के साथ दिन बिताए और अच्छा खासा मनोरंजन किया तथा पूरी तरह मौज मस्ती ली। वे अनेक स्थानों पर मौज मस्ती के लिए जाती रहीं और धन एकत्र करने के लिए उन्होंने सस्ते, संकीर्ण व शर्मनाक रास्ते अपनाए। 1926 से 1937 के मध्य श्रीमती सविता ने अपने अनेक नाम बदले, जैसे लीला, लक्ष्मी, शारदा आदि। अंतिम नाम उनके विद्यालय के रिकॉर्ड में है, जैसा कि सीबी खैरमोड़े ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है। विवाह के बाद उन्होंने अपना नाम सविता रख लिया। इससे भी संतुष्ट न होकर 1960 में उन्होंने अपना नाम बिट्टू रख लिया और इसी नाम को पसंद करती थी और वे चाहती थी कि उनके साथी भी उन्हें इसी नाम से पुकारें। ऐसा वह अपनी पहचान छिपाने और अपने लफड़ों को बदस्तूर जारी रखने के लिए करती थी। वह इस बारे में बहुत सावधान रहती थी कि उनके गोपनीय बर्ताव और लफड़े गुप्त रहें, वह मेरी या किसी अन्य की भी जानकारी में ना आने पाए। लेकिन फिर भी मुझे अपने संपर्कों से वे सारी सूचनाएं लगातार मिलती रहती थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में और उनके निधन के बाद 26 अलीपुर रोड और कृषि फार्म पर उनकी हरकतें इतनी विनाशक, आंख खोल देने वाली और शर्मसार कर देने वाली रही हैं कि उनका स्मरण आते ही दिल दुखी हो जाता है और आंखों में आंसू आ पाते हैं। मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि मैं खुले दिमाग के साथ पूरे साहस, शक्ति, निर्भयता और बिना किसी शर्म के डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु परिस्थितियों और श्रीमती सविता के शर्मनाक लफड़ों पर से पर्दा उठा दूं। मुझे यह भी मशविरा दिया गया कि मैं अपने विचार स्वतंत्र रूप से लिखकर सील बंद कर दूं और उन्हें मेरे न रहने पर ही खोला जाए।
लेकिन मैंने कभी भी इन सलाहों को नहीं माना। बड़े संकोच के साथ मैं यहाँ कुछ संदर्भों को दर्ज करना चाहूँगा। यदि मैं उनके शर्मनाक लफड़ों, अनगिनत बेवकूफ़ी भरी हरकतों, उनके इस खास तरीकों के कार्यकलापों और कुटिलताओं पर से उपलब्ध सामग्री, सूचनाओं, दस्तावेजी सबूतों व व्यक्तिगत ज्ञान और कटु अनुभवों के आधार पर पर्दा उठा दूं, तो क्या होगा? संभवतः पाठक उस पुस्तक को पढ़ नहीं पाएंगे और उसे एक किनारे रख देंगे। वह भीगी आंखों से अपना सिर झुकाकर बैठ जाएंगे और गहरा निश्वास लेंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, आप इतने बुरे और दुखद अंत के लिए अभिशप्त थे और इसे मेरा अंतर्मन कभी स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए ही मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि उन तथ्यों पर से पर्दा उठाकर इस शर्मनाक सत्य को सामने लाऊं। मतलब राइटर को कुछ बातें ऐसी पता थी जो वो नहीं चाहते थे कि कभी भी लोगों के सामने आए, परंतु वो बातें शायद शर्मनाक थी, शायद नहीं भी आनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की गलतियां शायद बड़ी होती हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, एंड इफ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।